नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। महाभारत जैसा बड़ा युद्ध यदि हुआ है तो उसके प्रमाण भी होने चाहिए। हमारे पास इस संबंध में साहित्यिक साक्ष्यों की कोई कमी नहीं। क्या कोई पुरातात्विक साक्ष्य भी है? इतिहास की पुस्तकों में हम हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं और फिर गहरा अंधकार युग आ जाता है जिसके विषय में मौन पसरा हुआ है। यह मौन सीधे टूटता है 600 वर्ष ईसा पूर्व अर्थात बुद्ध के कालखंड में। क्या महाभारत के साक्ष्य इसी अंधकार युग की दीवार को गढ़कर उसके भीतर चिनवा दिए गए हैं? इसे देखते हुए आज बात करते हैं एक शोध पत्र की जिसके शीर्षक का हिंदी अनुवाद है कालीबंगा की मुहरों के माध्यम से महाभारत का तिथि निर्धारण एवं इस युद्ध में आर्यों की भूमिका। यह शोध पत्र है डॉक्टर रंजीत पाल का, जो कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से संबद्ध है। इस शोध पत्र में क्या है तथा शोधकर्ता के निष्कर्ष क्या हैं, इस पर आज सविस्तार चर्चा होगी। इसके साथ ही हम विषय को अन्य विविध दृष्टिकोणों और संदर्भों के साथ भी जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर रंजीत पाल अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि 7 मुहरें जिनमें एक ही पाठ है केवल कालीबंगन में पाई गई है। इनसे ऐसा लगता है कि आसपास के क्षेत्र में कोई युद्ध हुआ था जो संभवतः महाभारत का युद्ध है। वे आगे लिखते हैं, कालीबंगा की मोहरों का अध्ययन करने के बाद पुरातत्व को महाकाव्य से जोड़ा जा सकता है। यह दावा किया जाता है कि हड़प्पा युग में कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन 7 कालीबंगन मोहरों में जुड़े हुए बैनर का प्रतीक युद्ध का संकेत देते हैं। चूंकि पाई गई सभी 7 मोहरों का पाठ एक जैसा है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, इससे प्रतीत होता है कि जिस युद्ध की बात की जा रही है वह निकट के क्षेत्र में हुआ होगा। कालीबंगा से प्राप्त युद्ध को स्पष्ट करती मुहर की व्याख्या किस तरह की गई है, इसे समझने के लिए आप प्रपत्र को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर रहा हूं। शोधकर्ता ने अपने इसी प्रपत्र में आगे लिखा है कि भारत युद्ध का उल्लेख लगभग सभी प्राचीन स्रोतों में मिलता है, जो इसके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। इसने कलयुग प्रलय के युग के आरंभ को चिन्हित किया, जो हड़प्पा के पतन के बाद का अंधकार युग हो सकता है। इस अवधि में अर्थात लगभग 1900 ईसा पूर्व के निकट मोहनजोदाड़ो और अन्य उत्तरी स्थलों को मानव ने उपयोग से त्याग दिया था। हड़प्पा में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने कुछ मृतकों को कब्रिस्तान एच में दफनाया। गंगेरीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और अन्य उत्तरी शहर भी शहरी केंद्र नहीं रहे। लेखन गायब हो गया और समग्र रूप से भारी गिरावट आई। लंबी दूरी का संपर्क कम हो गया। जो पानी आमतौर पर सरस्वती नदी में बहता था उसे सतलुज और यमुना ने अपने प्रवाह का हिस्सा बना लिया। सिंधु क्षेत्र में व्यापक बाढ़ आई। उथल पुथल के कारण लोगों का गुजरात और पूर्व की ओर पलायन हुआ, जहां पानी उपलब्ध था। इसी क्रम में उत्तरी राजाओं में पूर्व की ओर पैर जमाने के लिए होड़ मची होगी, जिसके कारण संभवतः भारत अथवा महाभारत युद्ध आरंभ हुआ था। कालीबंगा के इस युद्ध को दर्शाती मोहरों वाले सूत्र को शोधकर्ता आगे सनौली में हाल के दौर में मिले रथों और हथियारों से भी जोड़कर देखते हैं और वे अपने प्रपत्र में लिखते हैं कि सनौली में रथों और हथियारों की खोज से भी हड़प्पा युग के अंत में एक युद्ध का संकेत मिल जाता है।
वे आगे लिखते हैं, सनौली रथ और हथियार भारत युद्ध के साथ साथ 12 और कब्रिस्तान एच की आर्य जैसी संस्कृतियों की ओर इशारा करते हैं। इस विवरण को ठीक से समझने के लिए हमें जानना होगा कि 12 संस्कृति क्या थी और कब्रिस्तान एच संस्कृति किसे कहा गया है। इसके बाद वे कड़ियां भी जोड़ेंगे कि इन दोनों अल्प चर्चित संस्कृतियों का महाभारत के युद्ध से क्या संबंध हो सकता है। पहले 12 संस्कृति को संक्षेप में जानते हैं। 12 संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी भाग में वर्ष 2000 ईसा पूर्व के निकट उभरने वाली एक संस्कृति थी। यह यमुना नदी और सतलुज नदी के दोआब में विकसित हुई। इसकी पूर्वी सीमा हिमालय की निचली शिवालिक पहाड़ियों तक थी, जिसके अंतर्गत वर्तमान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वृहद परिक्षेत्र सम्मिलित थे। ये सभी क्षेत्र महाभारत युद्ध के इतिहास का केंद्र बिंदु रहे हैं। इतिहासकार मानते हैं कि 12 संस्कृति का विकास हड़प्पा संस्कृति से पूर्व और उससे अलग हुआ है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि कब्रिस्तान एच संस्कृति किसे कहा गया है। कब्रिस्तान एच संस्कृति कांस्य युग से संबद्ध थी, जो कि वर्तमान भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में और उसके आसपास स्थित थी। इसका नाम हड़प्पा में क्षेत्र एच में पाए गए एक कब्रिस्तान के नाम पर रखा गया है। कब्रिस्तान एच संस्कृति के अवशेष लगभग 1900 ईसा पूर्व से लगभग 1300 ईसा पूर्व तक के हैं। यह संस्कृति भूरे चित्रित मृदभांडों के लिए चर्चित है। कब्रिस्तान एच संस्कृति वैदिक संस्कृति और उसकी विशेषताओं से बहुत समानता रखती है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कब्रिस्तान एच से प्राप्त अंत्येष्टि कलशों पर चित्रित कुछ डिजाइनों की व्याख्या वैदिक पौराणिक वृत्तांतों के आधार पर की जा सकती है। अपने शोध पत्र में रंजीत पाल ने ऐसी ही एक डिजाइन की व्याख्या की है, जिसमें एक लंबे बालों वाले नायक को दर्शाया गया है, जो महाभारत के महान चरित्र श्री कृष्ण प्रतीत होते हैं। साथ ही पार्श्व में युधिष्ठिर अपने कुत्ते और दुर्योधन के साथ हैं। इस व्याख्या से महाभारत का कालखंड स्वतः सजीव होने लगता है। अब हड़प्पा संस्कृति, 12 संस्कृति और कब्रिस्तान एच संस्कृति मिलकर महाभारत का लेखा जोखा कैसे तैयार करते हैं, इसे समझने के लिए मैं दर्शकों को पहले कालीबंगा लेकर चलता हूं और हम मानचित्र पर देखते हैं कि यह हड़प्पन साइट किस स्थान पर अवस्थित है। कालीबंगा स्थान राजस्थान के गंगानगर जिले में सूरतगढ़ के निकट स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे इसी कालीबंगा में हड़प्पाकालीन सभ्यता फल फूल रही थी। सूरतगढ़ के निकट नहर भादरा क्षेत्र में सरस्वती और दृश्यद्वती का संगम स्थल हुआ करता था। कालीबंगा क्षेत्र का संबंध महाभारत से कैसे जुड़ता है, इसे भी जान लेना चाहिए। सरस्वती उपत्यका अर्थात सरस्वती और दृश्यद्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त का पवित्र प्रदेश था। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के दक्षिण में अवस्थित है। महाभारत की समयावधि में जब सरस्वती नदी प्रवाहित थी, परंतु उसके विलोपन की प्रक्रिया भी सतत चल रही थी। इसे तब महसूस भी किया जा रहा था। यही कारण है कि महाभारत में एक ओर जहां सरस्वती नदी के किनारे बसे नगरों और तीर्थों का विवरण मिलता है, दूसरी ओर इस नदी के सूखते जाने का वृतांत भी हमें प्राप्त होता है। कविता तत्वों से बिंब अलग कर इसे समझें, क्योंकि महाभारत के उल्लेख बताते हैं कि निषादों से द्वेष हो जाने के कारण सरस्वती नदी ने उनके क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया। निहितार्थ यह है कि नदी का पानी घटने लगा होगा, जिससे नाव का उसमें संचालन करना कठिन हो गया होगा।
नावों पर गुजर बसर करने वालों का नदी से उपलब्ध रोजगार छिन गया होगा। यही नदी निषाद द्वेष है। महाभारत में अनेक संदर्भ ऐसे हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि सरस्वती नदी मरुस्थल में विनाशन नामक स्थान पर लुप्त हो जाती थी, परंतु पुनः किसी अन्य स्थान से फिर प्रकट होती थी। नदी में पानी का समय पर्यंत घटता जाना ही क्षेत्र के मरुस्थलीकरण की ओर इशारा है। रेतीली जमीन में पानी का भूमिगत रास्ता ले लेना भी एक सामान्य घटना है और पुनः धरती पर बाहर निकल आना भी एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया। इस दृष्टिकोण से देखें तो महाभारत सरस्वती नदी के शनैः शनैः विलोपन का संपूर्ण इतिहास शब्दशः हमारे सामने रख देता है। अर्थात कालीबंगा वस्तुतः सरस्वती नदी घाटी सभ्यता थी और भूगोल से भी स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्र महाभारत की परिघटना से संलग्न रहा है। क्या इसीलिए कालीबंगा से ही हमें युद्ध की जानकारी प्रदान करती हुई मोहरें मिल रही हैं? यहां पर हम रुककर कुछ बातें साफ कर लेते हैं। पहली कि हड़प्पा संस्कृति से भिन्न बारा संस्कृति और कब्रिस्तान एच जैसी संस्कृतियां समानांतर रूप से विद्यमान थी, जिनकी अवहेलना हुई है। इसलिए हम महाभारत के कालक्रम को इतिहास की पुस्तकों तक नहीं पहुंचा सके हैं। इस आलोक में हम सनौली को कैसे देखते हैं, इस पर अपने शोध प्रपत्र में रंजीत पाल लिखते हैं कि हड़प्पा क्षेत्र में ताबूत दफनाना आम नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान एच और सनौली इसके अपवाद हैं। इस प्रपत्र के अनुसार इतिहासकार आर.एस. बिष्ट सनौली को बारा संस्कृति से जोड़ते हैं। बिष्ट के अनुसार सांस्कृतिक रूप से सनौली में खुदाई में मिले ताबूत हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं हैं, वे बारा संस्कृति से संबंधित हैं जो हरियाणा, पंजाब और गंगा यमुना दोआब में प्रचलित थी। कड़िया जोड़ते हुए इतिहासकार बी.एच. गार्डन कहते हैं कि बारा कला और कब्रिस्तान एच पेंटिंग्स में असाधारण समानता है। शोध प्रपत्र के अनुसार वर्ष 1900 से 1000 ईसा पूर्व की बारा संस्कृति ही चित्रित धूसर मृदभांड वाली संस्कृति में विलीन हो जाती है। इन मतों के साथ साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सनौली उत्खनन पर प्रकाशित रिपोर्ट के निष्कर्षों को भी मैं शब्दशः यहां उद्धृत कर रहा हूं। सनौली में मिले रथ चित्रित धूसर मृदभांड वाली अर्थात ओसीपी संस्कृति के हैं। यह ओसीपी के अंतिम चरण लगभग 2000 ईसा पूर्व से संबंधित है। चित्रित धूसर मृदभांड वाली संस्कृति के लोग तांबे की होड़ वाली युद्ध कुल्हाड़ियों, हारपून और एंटीना तलवारों का उपयोग कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूरे भारत से तांबे और तांबे की तैयार वस्तुओं का आयात कर रहे थे। सनौली की खोज इस निष्कर्ष को पुष्ट करती है कि वहां दफन किए गए रथ घोड़ों द्वारा संचालित थे और हल्के थे तथा इनका प्रयोग युद्ध और खेल दोनों ही प्रायोजनों में होता था। ऐसे रथों का इस समय से आरंभ कर सतत इस्तेमाल किया जाता रहा, जैसा कि सांची और भरहुत से प्राप्त रथों पर उकेरे गए पैनलों से हमें स्पष्ट होता है। अर्थात कि भारत में 5000 वर्षों से घोड़े और रथ न केवल सामान्य प्रयोगों अपितु युद्धों में भी वे इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब यदि क्रमिकता निर्धारित करनी है तो हमें देखना होगा कि चित्रित धूसर मृदभांड वाली संस्कृति का महाभारत से क्या संबंध है। ठीक से क्रम जोड़िएगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ कर बुद्ध युग तक का खाका मैं यहां खींच रहा हूं। कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, कुछ भी अव्याख्यायित नहीं है, कोई हिस्सा अंधकार युग नहीं है, जैसा कि कथित इतिहासकारों ने दावा किया है और
भारतीय इतिहास को जानते बूझते उन्होंने 600 ईसा पूर्व के बाद से आरंभ किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार पद्म भूषण डॉक्टर बीबी लाल ने हस्तिनापुर के साथ साथ महाभारत से जुड़े अहिछत्र, कांपिल्य, मथुरा, बागपत, बरनावा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत और इंद्रप्रस्थ जैसी जगहों पर उत्खनन करवाया था और शोध निष्कर्ष यही कि इन सभी स्थानों पर चित्रित धूसर मृदभांड वाली संस्कृति विद्यमान थी। यदि यही महाभारत का स्थल थे तो युधिष्ठिर और उनके उपरांत शासन करने वाले शासकों के पुरातात्विक साक्ष्य भी तो होने चाहिए। इसके लिए डॉक्टर बीबी लाल की पुस्तक महाभारत का पुरातत्व से यह संदर्भ ले रहा हूं, जिन्होंने महाभारत कालीन स्थल हस्तिनापुर तत्पश्चात कौशाम्बी का उत्खनन किया था। वे स्पष्ट करते हैं कि महाभारत में पांडुवंशीय राजा निचक्षु के युग में भीषण बाढ़ आने का उल्लेख मिलता है, जिसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर का त्याग कर कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया। यदि महाभारत महाकाव्य में लिखा यह कथन सही है तो हस्तिनापुर भारी बाढ़ के कारण उजड़ा होगा और ठीक उसी दौर में कौशाम्बी बसी होगी। क्या पुरातात्विक उत्खनन से यह सहसंबंध सिद्ध हो सका है? और क्या यह भी सिद्ध हुआ कि जिस सभ्यता ने हस्तिनापुर को रिक्त किया वही सभ्यता कौशाम्बी में आकर बसी थी? पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं कि गंगा की एक भीषण बाढ़ ने हस्तिनापुर की बहुत बड़ी आबादी को विस्थापन के लिए बाध्य कर दिया था। जिस समय यह आबादी हस्तिनापुर से विस्थापित हुई, ठीक उसी समय कौशाम्बी में चित्रित भूरे मृदभांड वाले लोगों ने नई बस्तियां बसानी आरंभ की थी। अक्षरशः वही बात जो महाभारत में उल्लेखित है। इन उत्खनन स्थलों से हमें घोड़े के कंकाल भी मिले हैं, साथ ही इन स्थलों पर हारपून, नुकीली तलवारें, बर्छी की नोकें और मानवीय आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, जो एक योद्धा सभ्यता की ओर इशारा करती हैं। यहां हड्डियों से निर्मित ही नहीं, भांति भांति के अन्य पासे भी प्राप्त हुए हैं जो लोगों के चौसर या जुआ खेल के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। यही तो महाभारत के समय की विशेषता थी। इस कालखंड की तिथि 1100 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। अब इस सूत्र को पकड़कर यहां से आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण के अनुसार कौशाम्बी में बुद्ध युग से पूर्व और निचक्षु के पश्चात अर्थात हस्तिनापुर की बाढ़ से पलायन के बाद सिंहासन पर बैठने वाले 19 शासक हुए। कौशाम्बी के पांडुवंशीय राजा उदयन भगवान बुद्ध के समकालीन थे। उनका अस्तित्व तो महाभारत को नकारने वालों ने भी स्वीकारा है। राजा उदयन ने ही बुद्ध को कौशाम्बी निमंत्रित किया था। यह निमंत्रण बुद्ध ने भी स्वीकार किया था। सोचिए कि वे किस किस्म के इतिहासकार हैं जो पांडव वंशीय राजा उदयन का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके ही पूर्वज निचक्षु अथवा युधिष्ठिर का अस्तित्व नहीं। इसीलिए महाकाव्य और मिथक की रट लगाना छोड़िए। आइए यह भी जान लेते हैं कि क्या महाकाव्यों से इतिहास को निकालने की कोई परिपाटी ही नहीं रही है। इसे समझने के लिए हम डॉक्टर रंजीत पाल के शोध प्रपत्र से ही उदाहरण लेते हैं, जहां वे कहते हैं, पुरातत्व ऐतिहासिक साहित्य के माध्यम से वास्तविक दुनिया को अतीत से जोड़ता है। एच श्लीमैन ने पुरातत्व को होमर से जोड़कर एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि होमर यूनान के प्राचीन कवि हैं। अंधे होने के बाद भी होमर ने 2 महाकाव्यों की रचना की, इलियड और ओडिसी। एच श्लीमैन ने यूनान के माइकेन और तिरिंथ के पुरातात्विक स्थलों की खोज की, जिनसे वे यूनानी महाकाव्य इलिड और ओडिसी के महत्वपूर्ण किरदारों से जुड़े संदर्भों की
पुष्टि करने में सफल रहे। अब आप यह सोचकर देखिए कि यूनानी महाकाव्य के चरित्र तो वास्तविक इतिहास सिद्ध कर दिए गए, तो फिर महाभारत की ऐतिहासिकता जब प्रमाणित की जाती है तो उसे मिथक है, महाकाव्य में इतिहास नहीं होता, झूठ है, कहानी है जैसी चीख चिल्लाहट करने वाले कौन लोग हैं? शायद यह शोर शराबा इसलिए कि महाभारत के इतिहास सिद्ध होते ही स्थापित नैरेटिव टूट जाएंगे। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।